मुझे महसूस हो रहा था कि गज़ाला मेरे साथ मिलकर इस सूरत हाल से लुत्फ़अंदोज़ होगी और उसके साथ मिलकर मैं इस तंज़ीम में आखिरकार ऐसे मनसब तक पहुँचने में कामयाब हो जाऊँगा, जहाँ मेरे एक इशारे पर सारा निज़ाम दरहम-बरहम होकर रह जाएगा। एटू के बारे में भी मामला साफ हो गया। शायद सिकंदर अली को भी वो नंबर किसी आड़े वक्त के लिए दिया गया था, लेकिन मैं उसकी डायरी से वो नंबर ले उड़ा। नंबर लाहौर ही का था। इसका मकसद था कि वो खुद को मरीज़ और तनहा जाहिर करने वाली औरत का दामन साफ नहीं था। उसने मुझसे खुद कहा कि वो किसी मर्द के बगैर इस नंबर वाले मकान में रहती है और मैं उसके इल्तिजा आमेज़ लबो लहजे से धोखा खा गया। रात के 1 से 3 बजे के दौरान या तो वो खुद A2 के रूप में पैगामात वसूल करती थी या फिर रात की तारीकी में उसका कोई शनासा वहाँ पहुँचकर अपने मामूलात निपटाता था। सूरत हाल जो भी रही हो, सीवन के अलावा एक और चेहरा मेरे सामने बेनकाब हो चुका था। अब ये मेरी सहूलत पर मुनहसर था कि मैं उस पर कब ज़र्ब लगाने का फ़ैसला करूँ। जहाँ तक एशियन सिंडिकेट लिमिटेड नामी कारोबारी इदारे का ताल्लुक था, मैंने उससे भुला दिया। उसके बारे में लाहौर पहुँचे बगैर छानबीन आसान नहीं थी। MD300 से मुंसलिक कॉल रिकॉर्डर ऑन करके मैंने वहीं से अपने ऑपरेटर्स पर सीवन से राब्ता कायम किया और उसे अगले दिन आने वाले माल के बारे में बताए हुए ये वाज़े कर दिया कि माल 10 बजे जीवा हाउस पहुंचाया जाए, क्योंकि जहांगीर से अगली रात 8 बजे से पहले मामूल के मुताबिक राब्ता पैदा करना मुमकिन नहीं था। सीवन ने मेरी हिदायत बहुत सुकून से सुनी और उसका कोई जवाब ऐसा नहीं था जिसमें बालादस्ती के हाथ में झल्लाहट पोशीदा होती। ना ही उसने ये जानने की कोशिश की कि मैं मुकर्ररा वक्त पर कॉल वसूल कर सका या नहीं, और अगर बात हुई थी तो उसका मौजू क्या रहा था। उससे बात करने के बाद मैं 3 नंबर कमरे से निकल आया। मैं अपने ख्यालात की रो में खोया। ड्राइंग रूम में पहुंचा तो मेरे कदम ज़मीन में गड़कर रह गए, क्योंकि कमरे के वस्त में जीवा हाउस का एक मुहाफिज मुझ पर पिस्तौल ताने खड़ा था। 3 नंबर ममनुआ इलाका है डैनी साहब, तुम उधर क्यों गए थे? उसने सर्द और लातालुकाना लहजे में सवाल किया। ऐसे पिस्तौल बदस्त देकर पहले तो मेरी खोपड़ी ही भड़क उठी, लेकिन उसका सवाल सुनते ही मेरा गुस्सा उबलने से पहले ठंडा पड़ गया कि अगर वो ममनुआ है तो तुमने अंदर दाखिल होते हुए मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? एहकाम सबके लिए हैं, वो इसी लहजे में बोला। हमें इल्म नहीं था कि खिलाफ वर्जी की नीयत लेकर आए थे। मुझे अफसोस है कि अब तुम्हें बास की आमद तक हमें यहीं हमारी कैद में रहना होगा। मैं पूरे एहतियात के साथ नंबर 3 में गया था। अपनी गलती का एहसास करते हुए मैंने नरम लहजे में कहा, जहांगीर से बात कर लो, तुम्हें खुद ही गलतफहमी का अंदाज़ा हो जाएगा। हमें उनके घर फ़ोन करने की इजाज़त नहीं, वो स्पार्ट लहजे में बोला। दूसरा उसके करीब मशीनी अंदाज में खामोश और साकत खड़ा था। मुझे अपनी हमाकत पर ताव आने लगा। अगर मैं सीवन का पैगाम मिलते ही जीवा हाउस की तरफ दौड़ लगाने से पहले जहांगीर से बात कर लेता तो वो मुहाफिजों को बाहबर कर देता और यूं सबके की नोयत न आती। मैं बात करता हूँ उससे, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा और फ़ोन की तरफ बढ़ने लगा। नंबर मिलते ही दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। बोलने वाला जहांगीर खुद था। मैंने बिला किसी तमहीद उसे बता दिया कि मैं इस वक्त जीवा हाउस के कमरा नंबर 3 में दाखिले के जुर्म में मुहाफिजों की हिरासत में खड़ा हूँ। तुम वहाँ क्यों घुसे? जहांगीर की आवाज़ में तशवीश उमड़ आई। वो ममनुआ इलाका है। गनीमत है कि सलमा इस वक्त लाहौर से आए हुए कुछ मेहमानों के साथ फिल्म देखने गई हुई है, वरना मैं तुमसे खुलकर बात भी ना कर पाता। हुक्म की तामील की है मैंने किनखियों से चंद कदम दूर खड़े हुए मुहाफिजों की तरफ देखते हुए कहा, फिर आवाज़ धीमी करके बोला, तुम चाहो तो तस्दीक कर सकते हो। शायद मेरे लिए किसी खतरनाक काम का आगाज़ हो ही चुका है। ये याद रखना कि गलत बयानी साबित हो गई तो मैं हो तुम्हें गोली मार दूंगा। उसका लहजा तंबीहा आमेज हो गया। मैं तुम्हारी किसी हमाकत की जद से अपनी गर्दन नहीं फंसाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो, गलत बयानी साबित हुई तो गोली ही मार देना, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। रिसीवर पर जहांगीर का एक गहरा सांस उभरा। फिर आवाज़ आई, अच्छा रिसीवर नूरे को दे दो। नूरा रिसीवर कान से लगाए चंद सेकंड तक दूसरी तरफ से हिदायत सुनता रहा, फिर रिसीवर केडल पर रख दिया। उसके चेहरे के तासुरात देखकर उसके साथी ने अपना पिस्तौल झुका लिया और मैं तेज़ी से बाहर निकलता चला गया। जहांगीर ने मेरी हमदर्दी में मुझसे किसी खतरनाक महम का इजहार करके मेरे लिए एक ऐसा बहाना फ्राहम कर दिया था जो इस वक्त कमरा नंबर 3 में मेरे दाखिले का मौसर जवाब बन गया था, वरना दूसरी सूरत में जहांगीर मेरी तरफ से खटक सकता था। ये सोचते हुए मैंने कार चलाते हुए पहले मोड़ से घूमा तो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे वीरान सड़क पर एक औरत को खड़े देखकर चौंक पड़ा और अगले ही लम्हे मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती चली गईं, क्योंकि वो चेहरा ना सिर्फ मेरे लिए शनासा था बल्कि वो हाथ हिलाकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश कर रही थी। वो इलाका इतना मसरूफ़ और महफूज नहीं था कि इतनी रात गई कोई जवान औरत वहाँ सड़क पर यूं तनहा निकल पड़ने की हिम्मत करती। अगर वो किसी को लूट कर निकल रही थी तो उसके मेज़बानों को औरत होने के नाते उसके साथ कम अज़ कम इतनी अखलाकी मरवत बरतना चाहिए थी कि उसे कुछ दूर मसरूफ़ शाहराह तक छोड़ देते।
जहां से बासानी कोई सवारी मिल सकती थी। मेरे लिए ये फ़र्ज़ करना महाल था कि कार नशीनों की इस आबादी में उसकी मुलाकाती उस वक्त अपने हिलाक के मुजाहरे के लिए किसी कार से महरूम रहे होंगे। जीवा हाउस से यूं तो शहर जाने वाली मसरूफ़ शाहराह पर निकलने के कई रास्ते थे, लेकिन वहाँ सड़कें खराब थीं और ये रास्ता तवील था। इस वजह से जीवा हाउस में आमदोरफ्त के लिए मुझ समेत हर एक वही रास्ता इख्तियार करता था। मुझे फौरी तौर पर यही ख्याल हुआ कि वो मेरी वापसी के इंतज़ार में वहाँ खड़ी होगी और उसने मेरी गाड़ी पहचान कर ही रोकने का इशारा किया था। इसका मकसद जो कुछ भी हो, उसे पहचानते ही मेरा जहन में तजस्सुस बेदार हो चुका। मैंने उसके करीब गाड़ी रोककर पैसेंजर सीट की खिड़की का शीशा उतार दिया। आप शहर जा रहे हैं तो मुझे भी रास्ते में उतार दे। उसने वो खिड़की तक झुक आई और कार में धीमी धीमी खुशबू की आंच गर्दिश करने लगी। मुकद्दर की अजीब सितम ज़रीफ़ी थी कि चंद ही दिन में मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था, लेकिन उसके लिए मेरा चेहरा तक न आशना था। मैंने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा किया और वो फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर मेरे बराबर वाली नशीस पर बरा जमान हो गई। मैंने उसे बिठाकर कार आगे बढ़ा दी। बड़ा अजीब इलाका है। वो ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर खुद ही बोल पड़ी, काफ़ी दूर से चली आ रही हूँ, लेकिन दूर तक सवारी का पता नहीं। अकेली औरत को देखकर तो हर कोई शेर होता है। उसने बड़ी मासूमियत के साथ अपनी तशवीश का इजहार करते हुए मेरी मनफी ख्यालात उभारने की कोशिश की। अकेली औरत और फिर आप जैसी? मैंने उसके खूबसूरत चेहरे पर निगाह डालते हुए मायनी हेज लहजे में कहा। मेरा नाम रक्षी है। मुझे खुशी हुई कि उसने मुझे असल नाम बताया था। सिकंदर अली के मकान में मैं चेहरे पर नकाब मुड़कर चोर के रूप में दाखिल हुआ तो वो भी मेरी जद में आई थी। मैंने उसे सिकंदर अली की सेक्रेटरी समझकर इंतकामी सलूक किया और महज हेरा फेरी की बजाय भरपूर डकैती का इर्तिकाब कर बैठा। लेकिन सिकंदर अली ने मरने से कबल मुझ पर उसकी असलियत का राज जाहिर कर दिया कि सेक्रेटरी या मालिक के रूप में वो ऊपर वालों की तरफ से मुसल्लत की गई एक निगरान थी और उसने चोरी की इत्तला ऊपर पहुंचाकर सिकंदर अली की तबाही की दाव बेल डाली थी, जिसके नतीजे में वो माजूल होकर सिकंदर फार्म्स के वीराने में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। लेकिन वहाँ मेरी जद में आकर अपने अंजाम को पहुँच गया। इस एतबार से वो मेरे लिए अहम थी कि सिकंदर अली से ऊपर वालों की मोतमदे हास थी और बी4 के बारे में अपनी रिपोर्ट उन्हें पहुंचाती रहती थी। वो सिकंदर अली को निगल चुकी थी। उसके बाद बी4 का मनसब मिल चुका था। शायद इसी वजह से वो पूरे हथियारों से लेस होकर मेरे सामने आई थी कि मैं उसकी अदाओं का शिकार हो जाऊं और तंजीम का कोई बड़ा इस आशनाई पर मलामत करने के बाद मुझे उसको घेर में डालने का हुक्म सादिर कर दे। इस तरह मेरा एक एक लम्हा और ज़्यादा मसरूफियत तंजीम के ताबे होकर रह जाता। मैं जानते हुए भी अनजान बनकर उससे निपटना चाह रहा था और इन चंद लम्हों को अमर बनाने के लिए ज़ाती तारुफ पर उतर आई थी, जिसमें वाकई उससे नावाकिफ़ हूँ। मैं उसे ज़रा भी शोभे का मौका ना देना चाहता था। वो बताने लगी कि वो एक सहेली से मिलने आई थी। वो बेचारी खुद शहर छोड़ती, लेकिन उसकी कार का सेल्फ खराब हो गया। वो धक्का लगाकर कार स्टार्ट करना चाही तो क्लच में गड़बड़ हो गई और मैं फासले का अंदाज़ा किए बगैर अपने जाम में टैक्सी की तलाश में चल पड़ी। बोलते बोलते वो दिलरुबायाना अंदाज में हंस पड़ी। ये सब तो बस बहाने थे, वरना मुकद्दर में आपसे मिलना था। वैसे आप क्या करते हैं? जो करना पड़े कर लेता हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। आप तो हाथ से दिलचस्प आदमी लग रहे हैं, वो बेतकल्लुफ़ होने की नीयत से बिला वजह कह कहा मारकर बोली। बड़ी दो मायनी बातें करते हैं, उसका एक ही मतलब है रक्षी साहिबा। मैं सड़क की तरफ देखते हुए बोला, मुलाजमत कोता हूँ, जो सेठ चाहता है करना पड़ता है। दोस्ती के बारे में क्या ख्याल है आपका? इस बार वो हंसी नहीं, लेकिन आवाज़ में मिठास थी। लड़कियों से दूर रहता हूँ, इस्लाम पसंद हूँ। मैंने संजीदगी बरकरार रखी, मगर वो खुल उठी। इस्लाम पसंद तो मैं भी हूँ, बल्कि मुसलमान हूँ, लेकिन क्या सारे इस्लाम पसंद आप जैसे होते हैं? बहस नहीं, मैंने सख्ती से उसे टोक दिया। आप ये फरमाएं कि कहाँ उतरना पसंद करेंगी? जहाँ आप चाहें, उसने दिलावैया लहजे में कहा और मैं खामोशी से सर हिलाकर रह गया। वो इत्मीनान से बैठी रही और मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। चंद मिनट बाद मैंने क्लिफ्टन से शहर जाने वाली बारोनक शाहराह पर सुपर मार्केटों से घिरा हुआ चौराहा घूमकर कार रोकी तो वो चौंक पड़ी और इस्तफहामिया निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। मेरा ख्याल है कि यहाँ से आपको सवारी मिल जाएगी, मैंने पुरसकून लहजे में कहा। आप दिल आज़ारी कर रहे हैं मेरी? वो उसीले लहजे में बोली। दोबारा मुलाकात हुई तो दिलजोई भी कर लूँगा। इस वक्त मैं परेशान हूँ और तन्हाई चाहता हूँ, मैंने उससे पीछा छुड़ाने की नीयत से आजाना लहजे में कहा और वो मुझे फाड़ खाने वाली नज़रों से घूरते हुए कार से उतर गई। गुस्से में उसने कार का दरवाज़ा पूरी ताकत से बंद किया, जैसे उसे मेरे मुंह पर मारा हो। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए अपनी कार का इंजन बंद कर दिया। मैं उसे सोचे समझे मंसूबे के तहत रखाई से पेश आता रहा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वो जिस अंदाज में मुझसे टकराई थी, उसके पेश नज़र उसे आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहिए था और मैं बेखुद उस मौका को गंवाना नहीं चाहता था। मेरे नज़दीक उसकी ज़ात C1 से ज़्यादा अहम थी। अगर वो मेरे दाव में आ जाती तो मैं उससे बहुत कुछ उगलवा सकता था। इंजन बंद होते ही वो तीर की तरह दोबारा कार की खिड़की पर आई। क्या आप यहाँ तमाशा बनाने का इरादा है? उसका चुभता हुआ लहजा मुलामत आमेज था।
ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो मेरी पुरानी शनासार रही हो। ये पूछना भूल गया कि दोबारा मुलाकात कहाँ हो सकेगी। मैंने ढटाई से मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त मैं परागंदा ज़हनी का शिकार न होता तो तुम मुझे बहुत दिलचस्प आदमी पाती। उसने बेपरवायाना अंदाज में अपना सर झटका और दरवाज़ा खोलकर दोबारा कार में बैठ गई। मेरे खुश्क रवैये में रोनमा होने वाली तब्दीली से उसकी खुद एतमादी बहाल हो गई। गनीमत है कि तुम्हें जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सीधे निकल चलो, मुझे सदर में किसी मुनासिब जगह पर उतार देना। मेरा अंदाज़े तहातुब बदलते ही वो भी आपसे तुम पर आ गई। पहले ही बता दिया होता तो क्या बिगड़ जाता। मैंने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल था कि तुम अक्लमंद आदमी हो। उसका बिगड़ा हुआ मूड तेजी से बहाल हो चुका था। अपनी मंजिल तुम्हारी मर्जी पर छोड़ने का मकसद ये था कि फिलहाल मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ये मानना ज़रा दुश्वार है, मैंने उसे घूरते हुए कहा, बेघरों का ऐसा हुलिया नहीं होता। तुम्हारे ना मानने से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना। वो बेपरवायाना लहजे में बोली, हकीकत यह है कि इन दिनों मैं अपने एक दोस्त के साथ रह रही हूँ। आज चाबी उसी के पास है और वो 12-1 से पहले नहीं लौटने वाली। मुझे ये वक्त तो कहीं ना कहीं गुजारना ही पड़ेगा। ओह, मैंने पुरहयाल अंदाज में होंठ सिकोड़ कर सीटी बजाते हुए कहा, ताला खोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इस वक्त मुझे वापसी की इजलत है। पता बता दो तो दिलजोई के लिए कल किसी वक्त तो खुद तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। मैंने बातों ही बातों में उसका ठिकाना मालूम करना चाहा। ऐसी गलती ना कर बैठना, वो जल्दी से बोली। मेरा दोस्त ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मुझसे किसी और के मुरासिम भी हैं, फिर भी रात के 12-1 बजे घर आता है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, उसका अपना फेल है, मैं उसकी बीवी तो हूँ नहीं जो उसकी बेइतदालियों पर रोक टोक कर सकूँ। उसने बेपरवायाना लहजे में कहा, यही काफ़ी है कि उसने मुझे अपने जहाँ पनाह दी हुई है, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता। मैंने मानी हेज लहजे में कहा। नीरे अहमक ही हो, मुकदरे झीमते हुए लहजे में बोली। इतनी गुफ्तगू के बाद भी इस सवाल की ज़रूरत बाकी रह गई थी। वो बला की चलाक औरत थी। उसने पहली ही मुलाकात में बेतकल्लुफ़ होने के साथ ये भी जाहिर कर दिया कि वो बेघर है। इसका खुला मतलब यही था कि वो मुझे दावत दे रही थी कि मुझ में हिम्मत हो तो मैं उसे अपने साथ रख लूं। अपना मौजूदा पता वो निहायत होशियारी के साथ गोल कर गई, लेकिन इस वक्त अचानक ही मुझे ख्याल पैदा हुआ कि कहीं वो सीवन के साथ ना रह रही हो। सिकंदर अली की मुहब्बरी पर रक्षी माजूल थी और इसे मौजल करके गोशा नशीनी पर मजबूर करने के फ़राइज़ सीवन ने सरअंजाम दिए थे। खुद सिकंदर अली ने मुझे बताया कि B4 के तौर पर जिन लोगों से उसका राब्ता था, उनमें से सीवन और रक्षी के अलावा किसी को उसकी दोहरी शख्सियत का इल्म नहीं था। इसी तरह सीवन और रक्षी के माबैन मुफाहमत के वाज़े इम्कानात मौजूद थे। मुझे याद आया कि जब मैंने सिकंदर अली की ख्वाबगाह से मिलने वाले सीवन के नंबर पर फ़ोन किया था तो दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मुझे यकीन होने लगा कि वो आवाज़ रक्षी की ही रही होगी। इस वक्त मेरा जहन इस इम्कान की तरफ मुतवज्जा नहीं था, लिहाजा मैं उसकी आवाज़ पहचान ही ना सका। फिर मैंने दानिस्ता खामोशी इख्तियार बात कर ली। ये बात यकीनी थी कि वो किसी हिदायत पर मेरे पीछे लगी थी। ऐसी सूरत में मैं गुरेज भी करता तो वो खुद ही दोबारा मिल बैठने की राह निकालने की कोशिश ज़रूर करती। तो फिर कल मिल रहे हो? पुल से गुजरते हुए वो मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक सवाल कर बैठी। कल मैं मसरूफ़ हूँ, मैंने मायूसाना लहजे में कहा। इसलिए पता मालूम कर रहा था ताकि जैसे ही फुर्सत मिले होती तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। और परसों के बारे में क्या ख्याल है? उसने चुपते हुए लहजे में पूछा। फिर वही कट हजती। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि सेठ की नौकरी करता हूँ। अगर परसों सेठ ने किसी बेगार पर रख लिया तो तुम मेरे इंतज़ार में अपना सर पीटती रह जाओगी। वो सोच में पड़ गई। कार तेज़ी के साथ फ्रेरियर हाल के सामने से गुजरती चली गई। उसे एहसास हो रहा था कि पंछी को अपने जाल में फांसने के लिए उसके पास वक्त बहुत कम रह गया है। अगले दो मोड़ घूमने के बाद कार आलिस्टन स्ट्रीट पर जा निकलती और उसे बादल नावास्ता कहीं ना कहीं उतरना ही पड़ता। बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी वो। हम दोनों एक दूसरे को अपना शिकार समझ रहे थे और दामन बचाते हुए अपने अपने घातों में मसरूफ़ थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो मेरे अज़ाइम से बेखबर थी, जबकि मैं उसके इरादों से बाखूबी वाकिफ़ था। लेकिन लिहाजा मैं सुकून में था, लेकिन उसका इज़्तिराब लम्हा ब लम्हा बढ़ता ही जा रहा था। मेट्रोपोल के चौराहे से गुजरते हुए वो बोल ही पड़ी। उसने एक फ़ोन नंबर बताया। नंबर मेरे क़यासात की 100% ताकीद कर रहा था, क्योंकि सिकंदर अली की डायरी से मिले हुए चारों नंबर मुझे ज़ुबानी याद थे। उसने जो नंबर बताया वो बिला मुबालिगा C1 का था। जब फुर्सत हो इस नंबर पर रिंग कर लेना, वो कह रही थी, और इसी वक्त कोई प्रोग्राम तय कर लेंगे। तुम भी अजीब आदमी हो, शानदार कार में घूम रहे हो और नौकरी ऐसे सेठ की करते हो कि जिसके मिजाज का पता ही नहीं। हुक्म की तामील की बजाय मिजाज शनासी शुरू कर दूं तो शायद उसके साथ इसी लम्हे कार भी छिन जाए। सेठ लोग अक्सर संकी और खुद पसंद साबित होते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ती है। तो यूँ कहो कि दरबारी मुलाजमत है तुम्हारी। अगली मुलाकात का तरीक़ाकार तय हो जाने के बाद वो मुतमईन नजर आने लगी थी,
लिहाजा उसका कहकहा खासा जानदार था। मैं खामोशी के साथ उसकी तरफ देख रहा था। वो एल्फी की इस गली के नुक्कड़ पर उतर गई जहाँ एक होटल वाक़या था। दाईं तरफ सीधा निकलता चला गया। उसने फ़ोन नंबर देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी, वरना मैं फ़ैसला कर चुका था कि उतारने के बाद उसके ठिकाने का सुराग लगाने के लिए उसका पीछा करूंगा। एमेजिना रोड से शाहराह कायदीन होता हुआ मैं घर गया तो बाहर जहांगीर की स्याह सेवन देखकर बेएहतियार मेरे हलक से गहरा सांस खारिज हो गया। दिन में वो अपने दफ्तर में मुझसे हासी बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू कर चुका था। बरसों पुराने एतमाद की तजदीद के बाद शायद उसे तवक्का हो चुकी थी कि मैं तंजीम के मामलात में आम तरीक़ाकार से हटकर उसे सब कुछ बता दूंगा। उसकी बीवी अपने ही रिश्तेदारों के साथ फिल्म देखने गई हुई थी और उसे ये मालूम था कि मैं जीवा हाउस के 3 नंबर में दाखिल हुआ था। लिहाजा वो अपने तजस्सुस पर काबू ना पा सका और मुझसे पहले ही मेरे घर में आकर जम गया ताकि मुझसे 3 नंबर के इसरार दरियाफ्त कर सके। वो ड्राइंग रूम में जूतों समेत सेंटर टेबल पर पाँव पसारे इत्मीनान से बैठा था। कार के इंजन की आवाज़ सुनकर भी उसने उठने की जहमत नहीं की। मुझे देखते ही शिकायती लहजे में बोल पड़ा, कहाँ चले गए थे वहाँ से? खासी देर कर दी घर पहुँचने में। मज़े मज़े से ड्राइविंग करते हुए आया हूँ। मैंने सोफे पर गिरते हुए बोला, ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ कैसे नज़र आ रहे हो? तुम 3 नंबर कमरे में क्या लेने गए थे? उसने तजस्सुस आमेज़ सरगोशियाना लहजे में सवाल किया। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इन मामलात में कोई बेएहतियाती करके मैं अपनी गर्दन नहीं फंसवाना चाहता। मैंने कमो बेश उसी के अल्फाज उसे लौटा दी। ये गनीमत हुआ कि तुमने जीवा हाउस वालों से मेरी गलू हलासी करा दी, वरना सूरत हाल हासी उलझ जाती। मेरा जवाब सुनकर वो सटपटा गया। ये ना भूलो कि मैं दोस्त के अलावा तुम्हारा बॉस भी हूँ। तुम्हें मुझसे इतनी दाजदारी बरतने की क्या ज़रूरत है? स्टैंड बाय होने के बावजूद तुम मुझ ही को जवाब दे हो। मैं खुद हैरान हूँ कि 3 नंबर में मेरा क्या काम था। मैंने अटकने की बजाय सादगी से कहा गया और आधे घंटे रुक कर बाहर आ गया। हो सकता है कि वो सिर्फ ये देखना चाहता हो कि मैं अपने इस अजीब तजर्बे का जिक्र किस किस से करता हूँ। किसकी हिदायत पर गए थे वहाँ? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए उलझन आमेज लहजे में सवाल किया। D1 ने फ़ोन पर हुक्म दिया था और मैंने बिला तोकफ कह डाला और उसका चेहरा उतर गया। आज नया माल आया है, उसने थोड़ी सी तोकफ के बाद कहा। पुड़ियाँ इस बार छोटी हैं, 6-6 रुपये में सब चटनी हो जाएंगी, लेकिन काम बढ़ने के साथ मेरी तशवीश में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गनीमत है कि तुम्हें कुत्तों और मुसल्लिह मुहाफिजों का तो सहारा है। मैं तो हर वक्त ही खुले निशाने पर हूँ। तुम बता ही चुके हो कि D1 मुझे किसी खतरे में झोंकने का फैसला कर चुका है। वो और बात है। उसकी आवाज़ फिर राजदाराना हो गई। तारीख के बाद हम एक ही कश्ती के सवार हैं। मुझे डर पुलिस की तरफ से है। किसी वक्त भी जद में आ गया तो मेरी पोजीशन क्या होगी? तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। सिकंदर अली के कत्ल पर पुलिस पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आई है। शहर के 7 बड़े मुंशियात फरोश अंदर कर दिए गए हैं, छोटे मोटे किसी गिनती ही में नहीं। यूँ समझो कि किसी VIP का कत्ल समझा जा रहा है और आला हकाम बजाते खुद तफ्तीश में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऊपर वाले गाफिल तो ना होंगे, मैंने कहा। हो सकता है कि इन संगीन हालात में वो खुद भी चंद रोज़ के लिए अपनी सरगर्मियां तर्क कर दें। ऐसे हालात में मामूली एहलकार भी अमूमन कोई बड़ा कारनामा कर गुजरते हैं। इस मौजू पर कुछ देर तक तबादला ख्यालात करने के बाद वो वापस चला गया और मैं अगली सुबह के बारे में गौर करने लगा। सिकंदर अली को कत्ल करने तक मुझे ये मालूम नहीं था कि उसका ओहदा मुझे मिलने वाला था, लेकिन हालात ने इतनी तेज़ी से पलटा खाया कि मैं अपनी तरजीहात का तयन भी नहीं कर सका। फिल वक्त तंजीम की तरफ से मेरे ज़िम्मे एक अहम काम था कि हीरोइन की बरामद के लिए आदमी तैयार कर दूँ। उसके अलावा सारी उलझनों का ताल्लुक मेरे मंसूबे से था। सीवन मेरे सामने था, रक्षी उसके साथ रह रही थी। उसके दिए हुए फ़ोन नंबर और सिकंदर अली के मकान से मिलने वाले नंबर में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं था। उस नंबर के ज़रिए उनका पता बआसानी मालूम किया जा सकता था और फिर उन पर हाथ डालकर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती थी। दूसरी तरफ एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के बारे में हासे कवायफ मौजूद थे, लेकिन मुझे वहाँ कामयाबी की मुहिम से उम्मीद थी। बज़ाहिर वो एक कारोबारी फर्म मालूम होती थी, लेकिन उसके मालकान में से कोई बाला हीरोइन की तिजारत का मुर्तकिब हो रहा था, तो उस पर हाथ डाले बगैर नीचे वालों से कुछ मालूम करना नामुमकिन था। B1 और B2 के फ़ोन नंबर्स को मैंने फिल वक्त नज़रअंदाज करने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन A2 का नंबर मेरे लिए अहमियत इख्तियार कर गया था। जब तक B1 ने वो नंबर मुझे नहीं बताया, मैं इस बारे में हर शोबे से बाला था। मैं बेधड़क इस नंबर पर एक बूढ़ी से बात भी कर चुका था, लेकिन बदले हुए हालात में ऐसी कोशिश महदूश भी हो सकती थी। तंजीम के अलावा कार्रवाई के सिलसिले में 3 सिमतें खुली हुई थी, C1 और रक्षी, एशियन सिंडिकेट लिमिटेड और A2, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 काबिल एतमाद आदमी थे। सुल्तान शाह तो खैर तनहादार जानिसार आदमी बन चुका था, लेकिन आखिरी मुलाकात के बाद मैं गजाला को भी अपना मददगार समझने लगा था। मैं ख्वाबगाह की रोशनियाँ गुल किए काफ़ी देर तक इस बारे में गौर करता रहा, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुँच सका। मैंने अपनी पोजीशन बचाए रखने के लिए ये फैसला कर लिया कि जब तक मेरा हाथ सबसे ऊपर वाले आदमी के गिरेबान तक नहीं पहुँच जाते, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी
मुस्तैदी से सरअंजाम देता रहूँगा। अगली सुबह मेरे जहन में सारे दिन की मसरूफियत का ताज़ा प्लान बन चुका था। सबसे पहले मैंने नाश्ते से कबल D1 की हैसियत से जहांगीर को फ़ोन किया और उससे हिदायत की कि हामिद के बारे में तमाम मुमकिन तफसीलात हासिल करके 10 बजे ट्रांसमीटर पर मुझसे रब्ता कायम करे। मुझे ये तो मालूम था कि तारिक ने यूनिवर्सिटी की हदूद में हीरोइन को मुतारिफ़ कराने के लिए हामिद नामी किसी तालिब इल्म को अपने जाल में फांसा था, जिसे चंद ही रोज़ में काबिल तारीफ़ कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन उससे आगे इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मेरा ख्याल था कि बाहर माल भेजने के सिलसिले में इधर उधर भटकने की बजाय हामिद करामिद साबित हो सकता था, लेकिन उस पर भरपूर तरीके से हाथ डालने के लिए उसके बारे में तफसीली मालूमात होनी ज़रूरी थी। 10 बजे मैंने अपने दफ्तर की तन्हाई में जहांगीर की कॉल रिसीव की और उसकी लंबी चौड़ी कहानी सुनता रहा। हामिद मोती दादा से हर शाम 7 बजे माल लेने आता था। उसने यूनिवर्सिटी में जब्बार नामे एक लड़के को अपने साथ मिलाया हुआ था, जो हामिद की लाइल्मी में यूनिवर्सिटी से बाहर भी हीरोइन बेचने लगा और आखिरकार उस इलाके के एजेंटों के हाथों बुरी तरह मार खाकर लालच से तौबा करने पर मजबूर हो गया। उसके बाद वो दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर शहर के दूसरे कॉलेजों में भी पैर जमाने में कामयाब हो गए। शाम को चलने वाले इन मशहूर कॉलेजों में उन दोनों की गैर मुतवक्का पजीराई हुई थी, क्योंकि वहाँ तालीम हासिल करने वाले बेशतर तलबा ज़बरदस्त माशी दबाव से मजबूर होकर दिन में कहीं मुलाजमत करते थे और दफ्तर से वापसी पर अपनी तालीम का शौक़ पूरा करते थे। इस थका देने वाली दोहरी मशक्क़त के बायस अपने नामुसाइद माहौल से बगावत और फ़रार के रुझानात लाजमी थे। यही वजह थी कि दूसरे कॉलेजों के मुकाबले में मंशियात के आदियों की तादाद काबिल ज़िक्र थी और वो सिर्फ हीरोइन इस्तेमाल करते थे जो उन्हें बाहर से खरीदना पड़ती थी। जब्बार से पहले हीरोइन के असरात की कहानी उन कॉलेजों से पहले काफ़ी दफ़ा सुन रखी थी, लिहाजा जब तलबा ने इस बाला नशी नशे को अपनी खुराक मौजूद पाया तो फौरी तौर पर उसकी तरफ राग़िब हो गए, जिसमें उन दिनों हामिद मोती दादा के कारिंदों में अहमियत इख्तियार करने लगा था। बहुत मेहनती और काबिल एतमाद लड़का है सर, मोती दादा बहुत मुतासिर है उससे, उसमें आगे बढ़ने की बहुत लगन मौजूद है। ओवर। जहांगीर ने अपने इख्तितामी रवैये के साथ मुझे बोलने का मौका फ्राहम कर दिया। गुड, मैंने उसकी कोशिशों को सराहते हुए कहा। उसे भूल जाओ फ़िलहाल, क्योंकि शहर में हालात महदोश हो गए हैं। आज रात 10 बजे जीवा हाउस में एक और बड़ी खेप पुड़ियों की सूरत में पहुंच रही है। उसकी तकसीम के मामले में तुम अगले अहकाम तक किनारा कश रहोगे। ओवर। ओके सर। जहांगीर की आवाज़ उभरी, जिसमें हल्की सी नमी उभर आई थी। क्या ये हुक्म सिर्फ मेरे लिए है सर? मैं दिल ही दिल में इसके हालात के बारे में सोच रहा था। महदूश हालात के हवाले से मेरी हिदायत उसके लिए वाकई तशवीश का बायस बन सकती थी, क्योंकि तारीख को लेकर उसके ख्यालात और तफक्कुरात सबसे अलग थलग थे। फिर ये भी साफ बता दिया गया था कि जहांगीर ये सोचने में कतई मनजानिब था कि कहीं अपनी किसी लफ्ज़िश की बिना पर वो किसी की निगाह में न आ गया हो और इसी बुनियाद पर फ़िलहाल उसे जुमला सरगर्मियों से बाहर किया जा रहा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और इसी के साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।